Good evening to all the students. In this lecture, you will learn about the size of the nucleus and density of the nucleus and strong nuclear force जो between the nucleons act करता है उसके बारे में हम यहाँ पर discussion करेंगे. Clear? So in this first we start with the size of the nucleus. अब देखो generally हम जो nucleus की shape लेते हैं, that shape is taken as spherical. ओके और जितने ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ओके न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली या कॉमनली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि न्यूक्लियॉन्स आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओनली फॉर देयर इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कंसिडर नहीं करते, दे आर आइडेंटिकल. क्लियर, उनकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि दे वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट इट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इफ वी आर नॉट फोकसिंग और इफ वी आर नॉट डीलिंग विद द चार्ज. सो दैट्स वाई जनरली इनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम यहाँ न्यूक्लियॉन्स नाम से ही बताएंगे कि दे आर द न्यूक्लियॉन्स. सो इफ दे आर न्यूक्लियॉन्स देन इन न्यूक्लियॉन्स का नंबर जितना ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है कि उस न्यूक्लियाई की साइज भी उतनी ज़्यादा होगी. अब यहाँ हम उस साइज को वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस से रिलेट करेंगे और एक न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम है, अगर हम उसको स्फेरिकल ले रहे हैं तो एक न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. क्लियर, एंड दैट वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर, कि जितना ज़्यादा उसका मास नंबर उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम. क्लियर, जैसे सिंपल सा है कि अगर नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होते हैं तो उनको गैदर करने में हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए. क्लियर, और नंबर ऑफ पर्सन कम है तो हमें कम स्पेस में हम उसको गैदर कर सकते हैं. सेम चीज़ यहाँ पर न्यूक्लियस के लिए भी एप्लीकेबल होती है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा. तो उसी को इक्वेट करके या उसी को हम प्रिंसिपल को यूज लेके हम यहाँ न्यूक्लियर साइज की बात करेंगे. इस न्यूक्लियर साइज को रफली एस्टिमेट किया था सबसे पहले रदरफोर्ड ने, जिसको हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट चैप्टर 12 में भी स्टडी किया. द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाज द रफ एस्टिमेशन ऑफ द न्यूक्लियर साइज. और वहाँ हमने अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी ली थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गोल्ड के लिए Z को 79 लेके जब हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू 41.3 फर्मी आती है. क्लियर, जिसको हम 4.13 10⁻⁻14 मीटर कह सकते हैं. तो एक्चुअल में जो न्यूक्लियाई होती है उसकी साइज 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर की होती है. क्लियर, या अगर मैं प्रोटॉन की कहूँ तो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की हम उसकी साइज ले सकते हैं. क्लियर, तो ये न्यूक्लियर साइज रेडियस इसके मास नंबर पर कैसे डिपेंड करेगी वो हम यहाँ इस एक्सप्रेशन में डिराइव करेंगे. ओके, तो एक दो लाइन इसमें ऐड करो न्यूक्लियर साइज के बारे में. साइज ऑफ अ न्यूक्लियस कर देना. साइज ऑफ अ न्यूक्लियस experimentally it is observed that the size, that is volume of, यहाँ वॉल्यूम की बात करेंगे हम साइज को लेके, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली proportional to its mass number, proportional to its mass number A. ठीक है, मास नंबर क्या होता है, ए होता है, जो हमने कल डिस्कस किया था. तो दैट इज, अगर हम इसको मैथमेटिकली कहें तो V प्रोपोर्शनल टू A. नाउ सिंस न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो शेप में स्फेरिकल होता है. So therefore we can say V will be equals to 4/3 pi r cube, where r is the radius. r किसे रिप्रेजेंट करेगा, न्यूक्लियस की रेडियस को,
जो स्फेरिकल शेप की है. So if we put this value here, so therefore we can write 4 by 3 pi r cube is proportional to a. और वी कैन से देखो 4/3 पाई ये हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में शिफ्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन में हम इसको शिफ्ट कर दें तो r प्रोपोर्शनल आ जाता है r क्यूब प्रोपोर्शनल टू a. कांस्टेंट जो होते हैं वो प्रोपोर्शनलिटी साइन में चले जाते हैं क्योंकि हम डिपेंडेंस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं. और यहां से हम लिख सकते हैं r प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3, इसका क्यूब रूट ले रहे हैं हम दोनों साइड में. और we can say r is equals to r naught a to the power 1/3. This is the expression for this radius of the nucleus in terms of the mass number. तो mass number के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इक्वल्स टू हम r naught a की पावर 1/3 लेते हैं. यहाँ पर ये r naught प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी जो हम वैल्यू लेते हैं यूजुअली दैट इज 1.2 10 to the power -15 मीटर, जिसको हम 1.2 फर्मी लिख सकते हैं. फर्मी एफएम से लिखा जाता है इन शॉर्ट. सो इट इज 1.2 फर्मी एंड यूजुअली अगर क्वेश्चन में कुछ अलग वैल्यू गिवन हो तो हम वो यूज लेंगे, अदरवाइज हम 1.2 10 power -15 फर्मी के इक्वल सॉरी मीटर के इक्वल या 1.2 फर्मी के इक्वल इस कांस्टेंट r नॉट को यूज लेते हैं. क्लियर. सो ये एक डिपेंडेंस है. अब सपोज करो एक एग्जांपल अगर मैं इसका लूं कि अगर आपको दो न्यूक्लियाई के मास नंबर का रेशियो गिवन है. क्लियर. कि इफ a1 रेज टू a2 कितना है, इट इज इक्वल्स टू 8 रेज टू 27 फॉर एग्जांपल. तो उस सिचुएशन में r1 रेज टू r2 क्या हो जाएगा, इन्हीं का क्यूब रूट हो जाएगा ना. अगर इसका दो न्यूक्लियाई के मास नंबर का रेशियो लो, इसी का क्यूब रूट होगा. 8 किसका, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 और 27 का क्यूब रूट क्या है 3. क्लियर. तो इस तरह से हम r1 r2 का रेशियो फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो ऑफ देयर मास नंबर, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन r इक्वल्स टू r नॉट. जब रेशियो लेंगे तो r नॉट की वैल्यू यहाँ कैंसिल हो जाएगी. ओके. सो दिस इज द एक शॉर्ट नोट है यहाँ पर अबाउट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. देन नेक्स्ट आता है डेंसिटी. अगर हम न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, ओके, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे. डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज रो न्यू. वैसे जनरल एक्सप्रेशन यही होता है, एन यू का मतलब यहाँ न्यूक्लियर डेंसिटी से है. So how we can define this density? This is what? This is the total mass upon total volume. Density का सिंपल सा एक्सप्रेशन यही है, mass upon volume is the density. तो we assume that the average mass of a nucleon is m. मान लेते हैं कि एवरेज मास जो है न्यूक्लियन का, वैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है जो हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, बट यहाँ हम उसको नियरली इक्वल लेके एवरेज की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं a. तो एक अगर न्यूक्लियन का मास m है तो a न्यूक्लियन का मास क्या हो जाएगा m इंटू a, और उसी A न्यूक्लियॉन्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा दैट विल बी 4/3 पाई r क्यूब. और वो r की वैल्यू अब जब यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये a की पावर 1/3 का क्यूब जब होगा तो ये a की टर्म में आएगा. वॉल्यूम अगर वापस लिखें तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है. क्लियर. तो उसको जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a कैंसिल आउट होगा, आगे हम डेरिवेशन में चेक करेंगे. तो ये न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है ये मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती. जैसे लिक्विड ड्रॉप होती है ना, उसकी साइज चाहे कुछ भी हो. एक वाटर ड्रॉप की अगर मैं बात करूं, वाटर ड्रॉप अगर हम वेरियस साइज की लेते हैं तो हर वाटर ड्रॉप की डेंसिटी सेम होती है. क्लियर. ऐसे ही, और वो स्फेरिकल भी होती है क्योंकि वाटर इनकम्प्रेसिबल, हम आइडियली उसको कहते हैं कि इट इज इनकम्प्रेसिबल. से वैसे ही न्यूक्लियस भी इनकम्प्रेसिबल अगर हम लें तो इसकी भी डेंसिटी सेम रहती है, चाहे वो यूरेनियम की न्यूक्लियाई हो, चाहे वो हाइड्रोजन की या लिथियम की न्यूक्लियाई हो या नियॉन की न्यूक्लियाई हो. किसी भी एलिमेंट की न्यूक्लियाई अगर हम लेते हैं उसकी डेंसिटी सेम आती है. क्लियर. साइज डिफरेंस है, वॉल्यूम डिफरेंट है, लेकिन डेंसिटी सेम है. और सबसे हाईएस्ट डेंसिटी कंपैरेटिव टू एनी अदर मैटर हम इसको लेते हैं. आगे मैं एक वैल्यू कैलकुलेट करके बताऊंगा. इसकी वैल्यू आती है 2.3 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब.
और 10 to the power 17 इज अ वेरी लार्ज फैक्टर। ओके, 10 to the power 17, 1 मीटर क्यूब अगर आप वॉल्यूम लेते हो उसमें केवल न्यूक्लियाई फील करो, है ना। 1 मीटर क्यूब का अगर हम एक वॉल्यूम लें उसमें केवल न्यूक्लियाई को फील कर दें तो उसका जो टोटल मास होगा वो कितना हो जाएगा, 10 to the power 17 किलोग्राम का। ये मीनिंग है इसका, यानी 1 के बाद 17 जीरो लगाओ, इतना हैवी वो 1 मीटर क्यूब का क्यूब होगा। क्लियर? तो इट इज द लार्जेस्ट या मोस्ट डेंस मटेरियल हम कह सकते हैं, जो कि किसी भी अदर मैटर चाहे वो सॉलिड स्टेट में क्यों ना है उससे भी कंपैरेटिव बहुत लार्ज है। क्लियर? सो ये हम यहाँ पर एक कमेंट करेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है, देखो प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व्ड है कि न्यूक्लियस की भी जो डेंसिटी होती है ना वो न्यूक्लियस के भी सेंटर पर मैक्सिमम होती है, और सेंटर से न्यूक्लियस की बाउंड्री पर जब जाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। ओके, बट हम उसको यहाँ पर ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि इतना डिटेल में हमारे सिलेबस जो है वो प्रेस्क्राइब्ड है, लिमिटेड है। क्लियर? तो हम बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फिजिक्स भी एक अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें कई रिसर्च भी होती है और बहुत डीप में हम इसमें स्टडी करते हैं। क्लियर? जब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हम स्पेशलाइजेशन लेते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का तब, लेकिन अभी हम यहाँ पर केवल बेसिक डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। क्लियर? बहुत बड़ी रिवर है जिसकी अगर अपर लेयर को हम देख रहे हैं, अंडर डेप्थ में हम आगे हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे। तो मास अपॉन डेंसिटी, तो इसको हम अगर देखें तो लेट m is average mass of a न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन का जो एवरेज मास है वो कितना है, स्मॉल m, एंड a is मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वो कितना है, a है। देन टोटल मास विल बी, टोटल मास इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कैपिटल M कहूं तो दिस कैपिटल M विल बी m into a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ if I write the volume, and volume of nucleus will be what, the volume of nucleus will be V is equals to 4 by 3 pi r cube, और इसमें भी अगर हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो r क्या है, देखो 4 बाय 3 पाई, r की वैल्यू है r नॉट a की पावर 1 बाय 3, इसका हम यहाँ पर क्यूब कर रहे हैं। क्लियर? तो वॉल्यूम देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था a के, वो ये रिलेशन यहाँ आ जाएगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो इट विल बी 4 बाय 3 पाई r नॉट क्यूब इनटू a, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें केवल इन दोनों इक्वेशन m और v को डिवाइड करना है जिससे कि न्यूक्लियर डेंसिटी आ जाएगी। इट इज वेरी इजी डेरिवेशन जिसमें हम इनको रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर रहा हूं। So this will be what it is, rho nuclear, it will be equals to m upon v, और m की वैल्यू हम ले रहे हैं स्मॉल m इंटू a एंड डिवाइडेड बाय 4 बाय 3 पाई r नॉट क्यूब इंटू a। देखो यहाँ ये a से a कैंसिल हो जाता है ना, मास नंबर से मास नंबर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है, और यहाँ से हम इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं रो फॉर न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू, रो फॉर न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू 3m अपॉन 4 पाई r नॉट क्यूब। क्लियर? 3m अपॉन 4 पाई r नॉट क्यूब, एंड रिमेंबर इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास नंबर। क्लियर? मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है कि उसका टोटल मास नंबर क्या है, यानी हर न्यूक्लियाई का जो डेंसिटी है हर न्यूक्लियाई की वो इक्वल रहेगी। क्लियर? सो दिस रो न्यू इक्वल्स टू दिस। अब इसका अगर हम एक रफ वैल्यू कैलकुलेट करें, इफ m की वैल्यू हम यहाँ रखें 1.67, एवरेज इसका अगर हम मास लेते हैं पर न्यूक्लियन का किलोग्राम, और r नॉट की वैल्यू को हम अगर 1.2 फर्मी
तो उस कंडीशन में जो रो की वैल्यू आएगी न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी, इट इज नियरली अबाउट 2.30 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट इज द हाईएस्ट density, it is very large comparative to the density of any matter. Okay, so it is very large, it is very large compared to density of any matter. ठीक है, किसी भी मैटर की डेंसिटी से ये न्यूक्लियस की डेंसिटी, वैसे ऑब्वियस है कि मैटर सारे एटम से बनते हैं और एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, क्लियर, लेकिन हम एक जस्ट एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये किसी भी मैटर की डेंसिटी से बहुत लार्ज वैल्यू 10 to the power 17 किलोग्राम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में होगा। पर मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम 10 to the power 17 किलोग्राम का मास प्रोवाइड करेगा अगर उसमें केवल न्यूक्लियस ही फील किया जाए, क्लियर। तो ये एक न्यूक्लियर डेंसिटी को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज करो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि इफ A1 raised to A2 is equals to सपोज 27 raised to 125 है, तो उस कंडीशन में इसकी डेंसिटीज का रेशियो क्या होगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि मास नंबर दे दिया और पूछ लेते हैं डेंसिटी का रेशियो। तो हमें अगर नोन है कि डेंसिटीज मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, हर न्यूक्लियाई के लिए डेंसिटी सेम रहती है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे इसका आंसर जो है वो 1:1 हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। हर कोई भी न्यूक्लियाई ले लो, मैंने क्या कहा था, इन यूरेनियम की लो, पोलोनियम की, लेड की, एनी न्यूक्लियाई इफ यू टेक देन डेंसिटी विल रिमेन सेम, ठीक है। बट ये एक न्यूक्लियस की डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये वैल्यू सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस पर मैक्सिमम होती है और उसके न्यूक्लियस से सेंटर से दूर जाने पर डिक्रीज होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो ये भी एक मैं लाइन यहाँ मेंशन कर देता हूँ, प्रैक्टिकली रो न्यू इज मैक्सिमम एट, न्यूक्लियस के सेंटर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस and decreases away from it, यानी सेंटर से दूर जाने पर ये डिक्रीज होती है। जैसे एक पाइप के अंदर या होस के अंदर जब वाटर फ्लो होता है ना, तो उसमें भी वेलोसिटी एक्सिस के अलॉन्ग मैक्सिमम रहती है ना, एक जस्ट एक कंपैरिजन बता रहा हूँ। और जैसे जैसे हम उसकी वॉल की तरफ जाते हैं पाइप के या होस के, तो वहां वेलोसिटी डिक्रीज होती है ड्यू टू द विस्कोसिटी। बट एग्जैक्ट यहाँ मैच नहीं हो रहा, बट मैं इसको ऐसे कहूंगा कि यहाँ सेंटर पर मैक्सिमम रहेगी इसकी वैल्यू डेंसिटी की, और सेंटर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वहां वैसे वैसे इसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, क्लियर। तो इस तरह से हम ये न्यूक्लियर डेंसिटी पर एक कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे यहाँ न्यूक्लियर फोर्स, और उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके वेरियस जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डील करेंगे। तो एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। Now we discuss about the nuclear force, the various properties of the nuclear force. nuclear force को देखो हमने थोड़ा सा क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट में भी जब फंडामेंटल फोर्सेस हम स्टडी करते हैं वहाँ भी हम इसको डिफाइन करते हैं, और कई वेरियस प्रॉपर्टीज हम इसकी लेते हैं। तो यहाँ भी हम कई प्रॉपर्टीज तो एज इट इज उसको लेंगे, कुछ नई प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स, और वी कैन से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच बाइंड ऑल द न्यूक्लियॉन्स विद इन अ टाइनी न्यूक्लियस, कि जो एक छोटे से न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखता हो, ऐसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स से डिफाइन करते हैं, क्लियर। ये न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, लेकिन कुछ केसेस में जब न्यूक्लियॉन्स का सेपरेशन हम उसकी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से भी कम कर दें, कि जब वो स्टेबल न्यूक्लियर बना रहा है उससे भी अगर हम कम कर दें तो वो रिपल्सिव नेचर शो करने लगता है। इसकी वैल्यू 0.8 फर्मी होती है, तो 0.8 फर्मी से भी कम डिस्टेंस कर दोगे तो ये फोर्सेस रिपल्सिव हो जाते हैं, और 0.48 फर्मी पर ये फोर्सेस 0 और 0.8 फर्मी से ज्यादा ये फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं।
तो वो हम एक डायग्राम बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, उससे हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नेक्स्ट, ये जो फोर्स है इसकी रेंज बहुत कम होती है, इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, विद इन द न्यूक्लियस इट एक्ट ओनली, आउटसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं होते। क्लियर? इसलिए हम इसकी जो रेंज कहते हैं इट इज अप टू फर्मी, यानी 0.8 फर्मी या 1 फर्मी, इस ऑर्डर में इसकी 10⁻⁻15 या 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर की ये न्यूक्लियर फोर्स होता है, यानी इसकी रेंज बहुत कम होती है। इट इज डिफरेंट कंपेयर टू द ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिनकी रेंज को हम इनफाइनाइट लेते हैं। क्लियर? न्यूक्लियर फोर्स का कोई एक फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है हमारे पास में, कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं, कुछ हाइपोथेसिस हैं, लेकिन हम यहाँ पर कोई एक फाइनल एक्सप्रेशन न्यूक्लियर फोर्स का नहीं लिखते। बट ये हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इनवर्सली वेरी होता है अलोंग विद द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस न्यूक्लियॉन के बीच की अगर हम इंक्रीज करें तो न्यूक्लियर फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन स्क्वायर के होगा, क्यूब के होगा, ये हम नहीं बता सकते। क्लियर? वी कैन नॉट से दैट दिस न्यूक्लियर फोर्स ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये ओबे नहीं करता इनवर्स स्क्वायर लॉ को जैसे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करते, तो इट डज नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। बट ये फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है अमंग ऑल फंडामेंटल फोर्सेस, चाहे आप इस ग्रेविटेशन ले लो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ले लो, चाहे न्यूक्लियर फोर्सेस ले लो। तो सॉरी, वीक न्यूक्लियर ये फोर्स नहीं है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि इसमें दो कैटेगरी है न्यूक्लियर फोर्सेस की, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, नहीं। वीक न्यूक्लियर केवल न्यूक्लियर पार्टिकल्स दो हम लेते हैं, एक बीटा पार्टिकल और दूसरा न्यूट्रिनो। हमने 11th क्लास में इसको स्टडी किया था कि बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, बाकी जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन, ये फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कह रहे हैं। क्लियर? तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कंपैरिजन में, और अप्रॉक्स 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में। क्लियर? तो ये हम एक कंपैरिजन यहाँ पर करेंगे कि कौन सा फोर्स कितना या ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस रेशियो में आता है या कितना स्ट्रेंथ रखता है कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द ग्रेविटेशन फोर्स। क्लियर? फिर ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, यानी ये फोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अलग लगे और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में अलग लगे। नो, इट एक्ट्स द सेम इफ द 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस। तो इस फोर्स का जो नेचर है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, या इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी चार्ज इंडिपेंडेंट होगा। और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हम केवल चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स के लिए तो सब न्यूक्लियॉन्स है ना, ऑल द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज, फिर हम एक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स या पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक कर्व ड्रॉ करेंगे। उस कर्व से भी हम समझेंगे कि कब ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है, कब रिपल्सिव होता है और कब जीरो होता है, कब एक न्यूक्लियर स्टेबल होती है यानी वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के ऊपर रहेगी। क्लियर? तो कंटिन्यू करते हैं, इसको कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। द फोर्स, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख रहा हूं। The force which bind all the nucleons inside a tiny, all the nucleons inside a tiny nucleus is called nuclear force. It is strongest force among all fundamental forces. All fundamental forces. क्या? अगर मैं इन 3 फोर्सेस को कंपेयर करूं, कि अगर मैं कहूं कि एक फोर्स लिया मैंने ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन, दूसरा फोर्स का रेशियो ले रहा हूं मैं यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक,
और तीसरा फोर्स ले रहा हूं मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, या जिसको न्यूक्लियर फोर्स कह सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसको मैं कह रहा हूँ SNF, ठीक है। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो अगर ग्रेविटेशन को 1 लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये, ओके, ग्रेविटेशन को 1 लेते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर करीब 10⁻38 या कई जगह 39 भी लिखा होता है, क्लियर। तो ये 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है इससे, और ये इससे 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, क्लियर। तो ये एक इनका कंपैरिजन ध्यान रखना कि कितना स्ट्रॉन्गर होता है कंपैरेटिव टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द ग्रेविटेशन फोर्स। अगर वीक न्यूक्लियर लेते हैं तो वीक न्यूक्लियर को हम 10⁻13 का ऑर्डर करेंगे, तो वो 10⁻26 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा, उसको जाने तो जरूरत नहीं है उसको इसमें इंट्रोड्यूस करने की। सो दिस इज द रेशियो ऑफ दीज फोर्सेस। सेकेंड पॉइंट लिखो इसमें, द रेंज ऑफ दिस फोर्स, range of this force is very small or of order nuclear size। nuclear size यानी within the nucleus ही ये लगता है, इसीलिए इसकी जो रेंज है वो न्यूक्लियर साइज होती है। अगर न्यूक्लियर साइज से ज्यादा डिस्टेंस पर प्रोटॉन्स को ले जाओ तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा, मीनिंग ये है, यानी विद इन द न्यूक्लियस ही एक्ट करेगा, क्लियर। और इसका भी ऑर्डर 10⁻⁻15 और -14 मीटर ले सकते हो, 10⁻⁻14 मीटर। एक्चुअल में न्यूक्लियर साइज अलग अलग एलिमेंट्स में जब हम जाते हैं तो हाइड्रोजन के लिए लाइक अगर 10⁻−15 है तो हायर एलिमेंट में जब जाएंगे तो -14 मीटर के ऑर्डर की भी होती है, जो कि इसका 10 टाइम्स है, ओके। तो लगभग इसकी रेंज का अगर ऑर्डर हम कहें तो वो न्यूक्लियर साइज होगा, यानी इट एक्ट ओनली विद इन न्यूक्लियस, विद इन न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियस के अंदर ही ये एक्ट करता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस ये फोर्स जीरो होगा, क्लियर। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, ये भी हम एक प्रॉपर्टी यहां पर दे सकते हैं, इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। यानी सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो फोर्सेस लगते हैं, दैट इज द सेंट्रल फोर्स। बट दिस इज नॉट द सेंट्रल की दो न्यूक्लियॉन्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगे, वैसा इसका नेचर नहीं है, तो इसलिए इसको हम सेंट्रल फोर्सेस नहीं कहेंगे। तो इसमें नेक्स्ट लाइन लिखो, इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, दैट इज it does not act along the line joining both nucleons। दोनों न्यूक्लियॉन्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्सेस एक्ट नहीं होते, ओके। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दे आर नॉट द सेंट्रल फोर्स, ओके। Then next point, they are not देखो अब एक पॉइंट पहले मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। थियोरेटिकली वी एज्यूम दैट दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, क्लियर। थ्योरेटिकली जब हम इसको लेते हैं न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट को, न्यूक्लियर फोर्स को, तो हम ये मानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स, यानी पाथ इंडिपेंडेंट है, या क्लोज लूप के लिए इसकी वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू जीरो आती है। लेकिन प्रैक्टिकली ये जो फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव, जो मैं बात यहाँ पर आगे डायग्राम बना के करूंगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन में, वो भी जो डायग्राम है दैट इज ओनली वैलिड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्लियर। और एक रिलेशन हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए लिखते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, है ना, F इक्वल्स टू -du/dr या -du/dx। तो वो जो रिलेशन होता है वो रिलेशन भी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होता है, जिसको हमने 11th क्लास में डिराइव किया था वर्क पावर एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में। तो यहाँ हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि ये थियोरेटिकली तो कंजर्वेटिव है बट प्रैक्टिकली ये नॉन कंजर्वेटिव, ओके। तो कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, जो हमने 11th क्लास में कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात की थी। तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो कंजर्वेटिव है, बट ये फोर्स प्रैक्टिकली कंजर्वेटिव नहीं है। तो मैं एक लाइन में इसको मेंशन करूंगा कि दे आर नॉट
कंजर्वेटिव practically, but we consider them conservative for theoretical analysis. Theoretical analysis के लिए हम इसको कंजर्वेटिव कंसीडर करते हैं। फिर मैं बात करूंगा इनवर्स स्क्वायर लॉ की। तो दे डू नॉट, या इट कर दो, चलो, इट डू नॉट ओबे, सॉरी, इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या था? F is directly proportional to 1 upon R square। ओके, उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। लेकिन यहाँ ये इसको ओबे नहीं करता, बट वेरी इनवर्सली विथ सम हाई पावर, कुछ हाई पावर R की, हाई पावर्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इसको ओबे नहीं करता, बट ये इनवर्सली वेरी होता है, यानी डिक्रीज होता है विद सम हाई पावर्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? तो ये हमारे पास में एक प्रॉपर्टी आ गई। अब हम बात करते हैं इसके कर्व की, जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस कैलकुलेट किया था कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, एक कर्व ड्रॉ करें या एक पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन के लिए अगर हम सेपरेशन की बात करें तो वो कर्व कैसा होगा? देखो, मैं पहले उसको ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। दिस कर्व इज लाइक दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये है सेपरेशन R बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? तो मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा इसके बारे में। तो ये कर्व देखो कुछ इस तरह का ऑब्टेन होता है हमें। दिस कर्व ऑब्टेन इज लाइक दिस। क्लियर? और ये जो डिस्टेंस है जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ऐसा ही कर्व हमने 11th में भी ड्रॉ किया था जब हम सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्लियर? वहां भी हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होती है उनके बीच में कर्व इसी तरह का बनाते हैं, क्योंकि वहां भी फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहाँ भी हम कंजर्वेटिव इसको थ्योरेटिकली कंसीडर कर रहे हैं। तो ये एक कर्व है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, और पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव में मिनिमम होना, ये हमें पता है, उसकी स्टेबिलिटी को बताता है। पोटेंशियल एनर्जी का विद नेगेटिव वैल्यू मिनिमम होना, यू मिनिमम जिसको हम कहें, वो उसकी स्टेबिलिटी को बताता है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ इसको मैं R नॉट कहूंगा, ये जो डिस्टेंस आ रही, और ये डिस्टेंस R नॉट यहाँ पर 0.8 फर्मी के इक्वल होती है। ओके, 0.8 फर्मी के नियरली इक्वल होती है R नॉट की वैल्यू। इसको हम नाम दे सकते हैं, या नाम देते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इक्विलिब्रियम सेपरेशन कह सकते हो। इक्विलिब्रियम सेपरेशन, यानी जब वो इक्विलिब्रियम में है न्यूक्लियाई, तब उनका सेपरेशन, यानी स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए जब एक न्यूक्लियाई स्टेबल होगी तब उसका सेपरेशन क्या होगा। प्लस अब यहां से देखो, अगर हम यहां एक बार इसको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि द कर्व पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स या पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन is shown in figure here for stable nuclei के लिए जो डिस्टेंस है r इक्वल्स टू क्या होगा, r नॉट, और ये 0.8 fm के इक्वल है, 0.8 फर्मी, जो मैंने यहां भी लिख रखा है, 0.8 फर्मी के आसपास इसकी वैल्यू होती है। एंड
स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए। क्लियर। 0.8 फर्मी, इसको इक्विलिब्रियम सेपरेशन कह सकते हैं। और ये सेपरेशन बिटवीन पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन को स्मॉल आर ले रहे हैं यहाँ, स्मॉल आर, जो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, स्मॉल आर। और पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से ले रहे हैं, इट इज कैपिटल यू। जनरली हम पोटेंशियल एनर्जी का यही लेते हैं। एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड नेगेटिव। क्लियर। यहां देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मिनिमम है और नेगेटिव है, वॉट एवर इट्स वैल्यू। उस वैल्यू में अभी हम नहीं जा रहे, बट जहां पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की मिनिमम होती है वहां वो सिस्टम स्टेबल होता है, ये हम जानते हैं। क्लियर। अब इसी कर्व के करस्पॉन्डिंग अगर मैं फोर्स के रिगार्डिंग एक कर्व ड्रॉ करूं, तो इसी इक्विलिब्रियम सेपरेशन पर फोर्स जो होगा वो 0 होगा और उसका कर्व भी कुछ इस तरह से चलता है, देखो लाइक दिस। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस फोर्स का कर्व ड्रॉ करें, सॉरी जस्ट वेट, इसको भी मैं वैसे ही यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। इस डिस्टेंस पर फोर्स 0 होगा जब r0 है, और थोड़ा सा इसको हम यहीं पर इसके क्लोज ला रहे हैं, क्योंकि जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई ना लगभग, वहां फोर्स भी 0 होगा। और ये जो डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज अबाउट 4 फर्मी। ये जहां पोटेंशियल एनर्जी या फोर्स लगभग 0 हो जाता है, इसको 4 फर्मी हम लेते हैं। 4 फर्मी के सेपरेशन पे ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो इस कर्व में देखो, अगर हम कहें कि व्हेन r इज लेस देन r0, जब r0 से कम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, देखो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स दोनों की हम बात कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, यहां इंक्रीज होती है, देखो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस रैपिडली। क्लियर। रैपिडली ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी जब हम r को लेस कर देंगे r0 से, और यहाँ फोर्स पॉजिटिव होता है और ये इंक्रीज होती है, तो ये रिपल्शन को बताती है। पोटेंशियल एनर्जी का पॉजिटिव होना रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और यहाँ भी ये जो फोर्सेस है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, अगर हम गुलाम फोर्स लेते हैं Q1 Q2, दोनों को अगर हम सेम साइन का लें, Q1 Q2 या पॉजिटिव दोनों या दोनों नेगेटिव, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो फोर्स पॉजिटिव फोर्स रिपल्सिव होता है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं ना, वैसे उसी कॉन्सेप्ट से समझो कंपेयर करके कि यहाँ भी क्या होगा, ये जो रीजन है ये रिपल्शन को शो करेगा, और यहाँ U पॉजिटिव है। क्लियर। और सेम यहां भी क्या होगा, ये जो फोर्स है ये रिपल्शन को, ये यहां पे मैं फोर्स ले रहा हूं। ठीक है। देखो एग्जैक्ट ये फोर्स का एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि हम फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकते, समझना इस चीज को। मैं जस्ट इससे जब फोर्स का डायग्राम बनाते हैं तो वो कैसा आता है वो मैं बता रहा हूं। और इन दोनों में रिलेशन क्या है तुम जानते हो, जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज -du/dr। ये फोर्स जो है ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेडियंट के इक्वल है, -du/dr। क्लियर। तो ये यहां पर इस रीजन में ये रिपल्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और इस रीजन में ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस विल बी अट्रैक्शन। और पोटेंशियल एनर्जी कर्व में भी ये जो पॉइंट है ये अट्रैक्शन को शो करेगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। ओके। और इस रीजन में ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पॉजिटिव हो गई, तो रिपल्शन को बताते। तो ये कर्व भी एग्जाम में आता है और पूछते हैं कि कौन सा रीजन किस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी अट्रैक्शन कहाँ होगा और रिपल्शन कहाँ होगा। तो ये कर्व ध्यान रखना एक तरह से। तो r लेस देन r0, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस रैपिडली, और फास्टली इंक्रीज होती है, एंड इट शोज रिपल्शन। ये किसे रिप्रेजेंट करता है, रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा अगर मैं केस लेता हूं यहां पर कि व्हेन r इज ग्रेटर देन r0, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। देखो यहां 0 की तरफ जाएगी, डिक्रीज होगी, है ना, और ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, एकदम से डिक्रीज नहीं होती। तो इट डिक्रीजेस ग्रेजुअली, और इट शोज अट्रैक्शन। ठीक है। ये अट्रैक्शन को शो करती है,
और नेगेटिव वैल्यू है इसकी, तो ये फोर्स यहाँ अट्रैक्टिव होता है जब r ग्रेटर देन r नॉट हो, और रिपल्सिव होता है जब r लेस देन r नॉट हो। और जब r इक्वल्स टू r नॉट है तब उस सिचुएशन में क्या होगा, व्हेन r इक्वल्स टू r नॉट, तो देखो यहाँ अगर मैं टेंजेंट बनाऊं इस f पॉइंट पर तो उसका स्लोप जीरो आएगा ना, तो स्लोप जीरो है मतलब du बाई डी आर जीरो है, du बाई डी आर जीरो है तो फोर्स जीरो है, और वो चीज यहाँ हम शो भी कर रहे हैं। तो उसको हम इस कर्व पर इस पॉइंट पर टेंजेंट से भी बता सकते हैं कि टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा, क्योंकि थीटा जीरो है और टेन थीटा इस पॉइंट पर टेन थीटा भी क्या है, जीरो है। ओके, तो r जब r नॉट होता है तो यहाँ पर नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन नो फोर्स की कंडीशन है, इसीलिए हम इसको इक्विलिब्रियम बोल देते हैं कि वो न्यूक्लियाई स्टेबल है उस समय, यानी स्टेबल न्यूक्लियाई की हम यहाँ बात कर रहे हैं। क्लियर? तो वो न्यूक्लियाई के सेपरेशन कर, यानी कि न्यूक्लियस जो है दो पेयर ऑफ न्यूक्लियस अगर है तो वो कब स्टेबल होंगे, इन दोनों के बीच का फोर्स, और कब वो रिपल्सिव और कब अट्रैक्टिव होगा। तो एक हाइपोथेटिकल चीजें हैं ये, एग्जैक्ट जो है वो हम इनके बारे में नहीं बता सकते क्योंकि इसकी रेंज बहुत कम है। इतनी कम रेंज में केवल थियोरेटिकली हम इसको समझ सकते हैं, तो प्रैक्टिकली मैंने बताया कि ये कंजर्वेटिव ही नहीं है, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस तरह के कर्व वैलिड ही नहीं हो सकते इसके लिए। क्लियर? फिर भी हम एक जनरल एनालिसिस जो एक्सपेरिमेंटल डेटा लेते हैं उससे जो हम रिजल्ट गेन करते हैं उससे हम ये कहते हैं कि अगर ये r नॉट से कम हो जाए तो वहां पर ये रिपल्सिव होगा, और r नॉट से बढ़ जाए अगर r की वैल्यू तो वो अट्रैक्टिव हो जाता है। तो जो कर्व है ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मोस्टली आपको ये कर्व ही मिलेगा, ये कर्व शायद बुक में नहीं मिले, बट इससे हम इस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी को डिफरेंशिएट कर दो तो करीब इस टाइप का कर्व मिलता है, क्योंकि du का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वही फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये रिलेशन F इक्वल्स टू माइनस du बाई डी आर लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट दैट इज it acts equally between proton and और न्यूट्रॉन, यानी दो प्रोटॉन्स हो चाहे दो न्यूट्रॉन्स हो, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी ले सकते हो। यानी एक्चुअल में मैंने बताया प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग है ही नहीं न्यूक्लियर फोर्स के लिए, दे आर आइडेंटिकल, इसीलिए वो चार्ज का जो प्रॉपर्टी है उसके कारण ही नहीं है इन पार्टिकल्स को या इन न्यूक्लियॉन्स को। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ जो डिस्कस किए ये न्यूक्लियर फोर्स के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन।